नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक कविता शीर्षक को आज हम पढ़ेंगे। इसमें भगवान रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास होता है और उसके बाद वे पंचवटी नामक स्थान पर रहते हैं और वहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं और उनकी जो सेवा भाव है और उस पंचवटी के चारों ओर का जो दृश्य है इस पंचवटी नामक कविता शीर्षक में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। इसमें हमारा संदर्भ आएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पंचवटी शीर्षक कविता से उद्गृत है। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से ली गई है। और इसमें हम प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भगवान रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण जिस पंचवटी नामक स्थान पर रहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी ने इसमें इस पंचवटी के चारों ओर का जो सुंदर दृश्य है और जो लक्ष्मण जी का सेवा भाव है, इन्होंने इसमें उसका वर्णन किया है। तो इसमें इसकी पंचवटी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है इस कविता में। तो आइए शुरू करते हैं। सौंदर्य का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु माने होता है सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा की। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल के सभी स्थानों पर खेल माने क्रीड़ा करती हुई प्रतीत हो रही है। चंद्रमा की सुंदर किरणें जल और थल यानी कि पानी में भी और जमीन पर भी सभी स्थानों पर खेलती हुई सी प्रतीत हो रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है धरती से लेकर आकाश तक। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी ऐसे फैली हुई है जैसे धरती और आकाश में कोई सफेद चादर बिछी हुई हो। ऐसे बिछी हुई है जैसे कोई आकाश से कोई ऐसी सफेद चादर बिछी हुई है। इतना सुंदर दृश्य पंचवटी का लग रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों को। धरती अपनी प्रसन्नता व हर्ष को हरे घास के तिनकों की नोक के माध्यम से उन्हें हिलाकर प्रकट कर रही है। पुलक माने प्रसन्नता को, हर्ष को प्रकट करती है धरती अपनी प्रसन्नता को कैसे प्रकट कर रही है? हरे घास के तिनकों की नोक के माध्यम से हिलाकर प्रकट कर रही है। अर्थात तिनकों की नोक चांदनी में चमकती है और उसी चमक के कारण पृथ्वी की प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। मानो झीम रहे हैं तरुबी। तरु माने क्या होता है? पेड़। वृक्ष भी झीम रहे हैं, झूम रहे हैं, झूमते हुए से प्रतीत हो रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। मंद सुगंधित हवा के झोंकों से तरुबी पेड़ भी झूमते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है कि वे अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए झूम रहे हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि पंचवटी के रात्रिकालीन सौंदर्य की सारी प्रकृति आनंदित हो रही है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और इसमें प्रसंग क्या आएगा बच्चों? संदर्भ आपका हर बार यही आएगा। आपको प्रसंग इसमें लिखना है कि इसमें पंचवटी की कुटिया की सुरक्षा करने वाले लक्ष्मण के व्यक्तिगत चरित्र और उसकी कर्तव्य निष्ठा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। आइए व्याख्या करते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना,
पंचवटी की छाया में। गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर और उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ साफ पत्थर पर कोई धीर वीर निर्भीक मना, धैर्यवान, धीर माने धैर्यवान, वीर और निर्भीक मनुष्य बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, यह कौन धनुष को धारण किए हुए जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि सारा संसार सो रहा है। परंतु यह कौन ऐसा धीर वीर निर्भीक है, ऐसा कौन धनुर्धर व्यक्ति है जो इतनी रात्रि में भी जाग रहा है। भोगी कामा युद्ध योगी सा, उनके रूप सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सांसारिक सुखों में लिप्त भोगी कामा युद्ध योगी सा कि कामदेव योगी के वेश में कहीं आकर बैठ गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब आगे का पद्यांश देखिए। किस व्रति में है व्रति वीर यह निद्रा का यो त्याग किए। गुप्त जी कहते हैं कि यह धनुर्धर वीर किस कठिन व्रत को धारण किए हुए है, किस व्रति में है यह वीर, किस व्रत को अर्थात इस कठिन व्रत को धारण किए हुए है, यह ऐसा कौन धनुर्धर है। कवि कहता है कि मेरे मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि इस वीर ने अपनी नींद क्यों त्याग दी है, अर्थात यह रात्रि में भी क्यों जाग रहा है। राजभोग के योग्य विपिन में, विपिन क्या होता है, विपिन माने वन होता है। जो व्यक्ति राजभवन के सुख के योग्य है, विपिन में, विपिन माने वन में बैठा हुआ है, अतः आज विराग लिए बैठा, आज विराग लिए, ऐसा कौन सा विराग लिए हुए यह इस वन में बैठा हुआ है। यह तो राजभवन के योग्य है, यह इतना राजभवन के सुख के योग्य है, यह इस वन में क्यों बैठा हुआ है, ऐसा कवि जी सोचते हैं। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या है धन, आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन रखा गया है जो यह युवक अपने शरीर की प्रवाह किए बिना इस कुटिया की रक्षा कर रहा है। कवि कहता है कि बना हुआ है प्रहरी जिसका, यह ऐसे किसका प्रहरी बना हुआ है, किसकी पहरेदारी कर रहा है कि इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसकी यह रक्षा कर रहा है। जिसकी रक्षा में रत है इसका तन है, मन है, जीवन है। इस कुटिया में निश्चित रूप से ही कोई अमूल्य वस्तु है जिसकी रक्षा के लिए यह धनुर्धारी वीर अपना तन है, मन है, जीवन है, जिसमें वह अपना तन, मन और जीवन तक समर्पित किए हुए है, ऐसा कवि जी कहते हैं। अब आगे का पद्यांश देखिए। मेट ने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। गुप्त जी कहते हैं कि संसार के दोष को दूर करने के लिए मृत्युलोक की मृत्युलोक के मलिन्य माने दोष को, मेटने माने मिटाने के लिए, मृत्युलोक के संसार के दोष को मिटाने के लिए तीनों लोकों की स्वामिनी सीता अपने स्वामी संग जो आई है, कि स्वामी श्री राम के संग इस वन में, इस पंचवटी में आई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। नहीं, वे अर्थात सीता जी वीरों के वंश रघुवंश की प्रतिष्ठा है। यदि सीता जी की प्रतिष्ठा को कोई आंच आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो फिर क्यों न वीर, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। इसलिए लक्ष्मण जैसे वीर प्रहरी को ही यहाँ नियुक्त किया गया है। विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। और यह निर्जन प्रदेश है जहाँ अभी रात्रि शेष है, निशा शेष है, यानी कि निशा माने रात्रि, अभी रात्रि बाकी है। निशाचरी माया ठहरी, और चारों ओर मायावी राक्षसों का जाल फैला हुआ है। ऐसे में लक्ष्मण जैसे वीर के अतिरिक्त और कौन प्रहरी इस दायित्व को पूरा कर सकता है, अर्थात सीता वीर वंश की मर्यादा है, इसलिए इस कुटी का प्रहरी अत्यधिक वीर होना चाहिए। इसमें हमारा प्रसंग आएगा
कि कवि ने प्रकृति के सौंदर्य, शांत स्वभाव और वहीं चारों ओर बिखरी हुई चांदनी का सुंदर वर्णन किया है। बहुत ही मनोहर चित्रण किया है। गुप्त जी कहते हैं, क्या हो स्वच्छ चांदनी है यह। गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए लक्ष्मण सोच रहे हैं कि पंचवटी में कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है। क्या ही निशब्द निशा और रात्रि भी बहुत शांत है स्वच्छंद गंध वहा निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छ सुगंधित, गंध वहा माने सुगंधित, और वायु मंद मंद बह रही है। निरानंद है कौन दिशा, पंचवटी में ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें आनंद नहीं है। अर्थात इस समय चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है, क्योंकि स्वच्छ चांदनी है, स्वच्छ एकदम साफ सुथरी सफ़ेद चादर सी बिछी हुई चांदनी है और सुगंधित मंद मंद हवा बह रही है। और लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें आनंद नहीं है। अर्थात चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। आनंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। इस समय चारों ओर पूर्ण शांति है, बंद नहीं अब भी चलते हैं। पूरी चारों तरफ शांति है, सभी लोग सो रहे हैं, फिर भी नियति रूपी नृत्यकी अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांत के भाव से संपन्न कर रहे हैं। नियति नटी के कार्यकलाप बंद नहीं हैं, वे रात्रि को भी चलते रहते हैं। वे अकेले में ही अपने दायित्वों को निर्वाह कर रही है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि पंचवटी में इतना शांत, इतना चुपचाप वातावरण है, फिर भी जो नृत्यकी है वह अपने कार्यकलापों को पूरा कर रही है, अपने दायित्वों को निर्वाह कर रही है। बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी पाठ की आगे की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।